इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम को दो भागों में बांटा जाता है। पहला एककोशिकीय यूनिसेलुलर होता है, दूसरा बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर होता है। एक कोश के अंदर आता है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमारा यूनिसेलुलर में आता है। अब प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था? प्रोटोजोआ का नाम गोल्डफश ने दिया था। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। गोल्डफश ने प्रोटोजोआ का नाम दिया था। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं और इनके अंदर कोई टिश्यू और ऑर्गन नहीं होता है। और ये प्रोटोजोआ शरीर की बाहरी सतह से श्वसन और उत्सर्जन करते हैं। इनके एग्जाम्पल जो होते हैं प्रोटोजोआ के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि ये वर्ग, ये कौन से वर्ग से संबंधित है, ये नाम कौन से वर्ग से संबंधित है, इस तरह करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम कोर्डेटम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोम गैबियंस, जिसे ट्रिपैनोसोम गैबियंस से, प्रोटोजोआ से ही स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है। और इसका जो वाहक होता है वो होता है सीसी मक्खी। जिस मक्खी के कारण ये फैलता है उस मक्खी को बोलते हैं सीसी मक्खी, और इससे स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है इस प्रोटोजोआ से, ट्रिपैनोसोम गैबियंस से। फिर आता है एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ी यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीबा, पैरामीशियम कोर्डेटम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोम गैबियंस और एसिटेबुलेरिया, ये प्रोटोजोआ के मेन एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन बहुकोशीय मल्टीसेलुलर के अंदर। इसके अंदर काफ़ी वर्ग आते हैं। सबसे पहले आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम होता है। वो जो पोरीफेरा वर्ग होता है ये बहुकोशिकीय में आता है। खारे पानी में ये पाए जाते हैं पोरीफेरा। ठोस चट्टान या ठोस पदार्थ के ऊपर ही ज्यादातर मिलते हैं। इनके शरीर के ऊपर छिद्र होते हैं जिनको ओस्टिया कहा जाता है, जिससे ये O2 और भोजन का लेते हैं। यानी इन छिद्रों से ही ये O2 और भोजन लेते हैं। इनका आकार अनियमित होता है और ये गति नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। ये इनके बारे में कुछ बातें हैं। यानी ये स्पंज की तरह दिखते हैं। इनके शरीर पर छिद्र होते हैं जिन्हें ओस्टिया कहा जाता है। इस कारण ये गति भी नहीं कर सकते और ठोस चट्टानों पे खारे पानी में पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? साइकोन, यूस्पंजिया, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला। अब इनके नाम जब आप देखेंगे, कुछ नामों में स्पंज टाइप का दिख रहा है, तो आपको स्पंज से पोरीफेरा याद रखना है, रिलेट करके। पोरीफेरा स्पंज के आकार के होते हैं, स्पंज टाइप के होते हैं और इनके शरीर पर छिद्र होते हैं और स्पंज के अंदर भी छिद्र होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल के अंदर, कुछ एग्जाम्पल के अंदर भी स्पंज आता है, जैसे यूस्पंजिया और स्पंजिला। साइकोन और यूप्लेक्टेला आपको याद रखने हैं। तो ये पोरीफेरा के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सिलेंट्रेटा, जिन्हें निडेरिया भी कहा जाता है और इन्हें प्रवाल जंतु भी कहते हैं। ये समुद्री जल में पाए जाते हैं और धागे के समान होते हैं। सिलेंट्रेटा, निडेरिया, प्रवाल जंतु धागे के समान होते हैं और इनके अंदर रक्त नहीं होता है, रक्त नहीं होता और ये श्वसन करते हैं। फिर भी श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचन तंत्र इनके अंदर नहीं पाया जाता। आपको ये याद रखना है। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचन तंत्र इनमें नहीं पाया जाता, लेकिन श्वसन फिर भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो इन्हीं सिलेंट्रेटा की वजह से ही बनी हुई है, क्योंकि इनके द्वारा, सिलेंट्रेटा के द्वारा ही कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव किया जाता है, जिसके कारण ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पास में। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल में इनमें आते हैं हाइड्रा ऐसा सिलेंट्रेटा है जो मीठे पानी में पाया जाता है और बाकी दूसरे सारे खारे पानी में पाए जाते हैं। हाइड्रा मीठे पानी में पाए जाने वाला,
ओरेलिया, ओरेलिया को जेलीफिश कहा जाता है। और मूंगा, मूंगा आपको याद रखना है कि ये सिलेंट्रेटा, ये निडेरिया प्रवाल जंतु का उदाहरण है। उसके बाद आते हैं हम आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज पे। प्लेटीहेल्मिन्थीज को कहा जाता है चपटेकृमि, चपटेकृमि कहा जाता है, पृथक्कृमि भी कहा जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होता है कि आहार नाल नहीं होती, इनके अंदर आहार नाल नहीं होती और ये दूसरों पे आश्रित रहते हैं भोजन के लिए, इसलिए इन्हें परजीवी भी कहा जाता है। दूसरों पे आश्रित रहने का मतलब है मनुष्यों पे या पशुओं के ऊपर ये आश्रित रहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटेकृमि या पृथक्कृमि कहा जाता है। इनके मुख्य एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, फैसियोला और टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला एक परजीवी है। ये एक प्लेटीहेल्मिन्थीज का उदाहरण है। अब इनका याद रखने का, प्लेटी से प्लेनेरिया, ये मिलता जुलता नाम है तो आपको इसे याद रखना है। प्लेनेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थीज आपको याद रखना है। प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीज का उदाहरण है, फैसियोला भी प्लेटीहेल्मिन्थीज का उदाहरण है और सोलियम, टीनिया सोलियम भी प्लेटीहेल्मिन्थीज का उदाहरण है। चपटेकृमि क्यों कहा जाता है? प्लेट से याद रखिए आप, प्लेट चपटी होती है हमारी, इसलिए इन्हें चपटीकृमि भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं एस्केमेलेंथीज या इन्हें गोलकृमि कहा जाता है। एस्केमेलेंथीज भी गोलकृमि, ये स्वतंत्र भी होते हैं और परजीवी दोनों तरह के होते हैं। इनमें स्वतंत्र और परजीवी दोनों तरह के आते हैं और इसका प्रमुख उदाहरण है एस्केरिस थ्रेडवर्म। एस्केरिस थ्रेडवर्म आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं एनिलिडा। एनिलिडा में क्या होते हैं? ये स्थलीय, जलीय, स्वतंत्र और परजीवी दोनों सब तरह के होते हैं। स्थल पे पाए जा सकते हैं, जल में भी पाए जा सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं और स्वतंत्र भी हो सकते हैं, तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। और इनकी सबसे खास बात होती है एनिलिडा की कि ये खंडों में विभाजित हैं, यानी इनके शरीर पे खंड बने होते हैं, खंड बने होते हैं। खंड जैसे हमारे गन्ने के अंदर अलग अलग पोरियां होती हैं, जो उस तरह के खंड बने होते हैं इनके, इन जानवरों, इस वर्ग या इस फाइलम के जानवरों के अंदर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फेरेटिमा पोस्टिमा, कैंचुआ। अगर कैंचुआ आपने कभी देखा है तो उसके शरीर पर भी खंड बने होते हैं, यह एनिलिडा का उदाहरण है। दूसरा हेरुडिनेरिया, जोंक, जोंक होता है जो हेरुडिनेरिया कहा जाता है उसको, जैंक। नेरिस, नेरिस और सीमाइस, सीमाइस ये भी एनिलिडा का उदाहरण है। उसके बाद आते हैं ऑर्थोपोडा पे। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ या फाइलम है, यानी 2/3 हमारी धरती के ऊपर जितने भी जानवर हैं या जो प्रजातियां हैं उसका 2/3 ऑर्थोपोडा से ही संबंधित है। ऑर्थोपोडा के जो जीव होते हैं उनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर के अंदर, वक्ष के अंदर और उदर के अंदर। ऑर्थोपोडा के अंदर कीट वर्ग इसी के अंदर आता है। ऑर्थोपोडा के अंदर ही जो कीट, जितने भी प्रकार के कीट हैं वो सारे ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। कीट वर्ग की खास बात क्या होती है? कीट वर्ग जो होते हैं, जानवर होते हैं, कीट वर्ग के अंदर जो भी जीव आते हैं उनमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं। 3 जोड़ी टांगे होने का मतलब है 6 टांगे, 6 टांगे होते हैं हर कीट के अंदर। कीट उसे कहा जाता है जिसके 6 टांगे होती हैं, उन सभी को कीट कहा जाता है। और सारा कीट वर्ग ऑर्थोपोडा के अंदर आता है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि मछलियां, मकड़ियां कीट वर्ग के अंदर नहीं आती, क्योंकि इनके 8 पैर होते हैं, इसलिए इन मकड़ियों को कीट वर्ग में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन ये ऑर्थोपोडा का हिस्सा है, क्योंकि सारे कीट वर्ग भी ऑर्थोपोडा के हिस्सा है। ठीक है, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं बिच्छू, मकड़ियां, झींगा, केकड़े, मधुमक्खी, कॉकरोच, ये सारे ऑर्थोपोडा के उदाहरण हैं। इसके बाद हम आते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा समुद्री होते हैं और इनके त्वचा पर कांटे होते हैं। तो इसके प्रमुख एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एस्टेरियस, एस्टेरियस जिसे स्टारफिश कहा जाता है, इकाइनस समुद्री अर्चिन कहा जाता है, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार, ये सारे इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हैं। यहाँ ध्यान रखना है आपको, यहाँ फिश नाम आ रहा है कुछ में, तो आप इन्हें फिश कंसीडर नहीं करेंगे, ये फिश के अंदर नहीं आती, ये इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। जैसे स्टारफिश हुआ, ये फिश का एग्जाम्पल नहीं है, इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है, आपको ये ध्यान रखना है। ब्रिटल स्टार हुआ, समुद्री खीरा हुआ, इकाइनस हुआ, स्टारफिश हुआ, ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं। उसके बाद हम आते हैं मोलस्का पे। मोलस्का के अंदर
जो जीव आते हैं वो उनका शरीर मुलायम होता है और ये अधिकतर समुद्री होते हैं। इनमें से कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। और इन वर्ग के जानवर, इस संघ के जानवर गिल्स से सांस लेते हैं। जैसे मछलियां गिल्स से सांस लेती हैं, उसी तरह मोलस्का के भी जानवर गिल्स से सांस लेते हैं। ठीक है। तो इसके प्रमुख उदाहरण में आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मोलस्का का उदाहरण है, जिसे डेविल फिश भी कहा जाता है। अब यहाँ पे भी आप फिश देखकर इन्हें फिश में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्टोपस मोलस्का का उदाहरण है। सीपिया, जिसे कटल फिश भी कहा जाता है, ये भी मोलस्का का उदाहरण है। सीप, हेलियोटिस, पाइला, जिसको घोंगा कहा जाता है, सी बटरफ्लाई, सी हेयर, सी स्क्विड, ये सारे मोलस्का के उदाहरण हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉर्डेटा पे। कॉर्डेटा को हम 5 भागों में बांटते हैं: मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, पक्षी में, स्तनधारी में। और मत्स्य के अंदर, मछली के अंदर कौन कौन से आते हैं? जो गिल्स से सांस लेते हैं, उसमें आते हैं शार्क, डॉग फिश, जिसको डॉग फिश भी कहा जाता है, शार्क, जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं पाई जाती। शार्क के अंदर आपको याद रखना है, कोई हड्डी नहीं होती। हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा भी मछली का उदाहरण है। समुद्री घोड़ा सबसे धीमी मछली होती है, सबसे धीमी मछली होती है हिप्पोकैम्पस। उसके बाद गेम्बूसिया मछली। फिर ये सारे मत्स्य मछलियों के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है उभयचर। उभयचर कौन से होते हैं? जो जल और थल दोनों पे चल सकते हैं, रह सकते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। और जिनके शरीर पर शल्क होते हैं, बाल व पंख नहीं होते, उभयचर उन्हीं को कहा जाता है। इनकी त्वचा चिकनी होती है, त्वचा से सांस लेते हैं, जल व स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, शरीर पर शल्क होते हैं। वो सारे उभयचर के अंदर आते हैं। उभयचर के उदाहरण हैं मेंढक, हाइला, ये प्रमुख उदाहरण है। सरीसृप, रेप्टाइलिया के अंदर, सरीसृप के अंदर कौन कौन से आते हैं? कछुआ। अब ये क्या होते हैं? ये भी जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। अनियत तापी होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है? जिनका तापमान जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से प्रभावित होता है, उन्हें कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। वातावरण के तापमान में जैसे अंतर होता है, वैसे इनके शरीर के तापमान में भी अंतर आ जाता है, इसलिए उन जानवरों को कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। ये कोल्ड ब्लडेड के उदाहरण होते हैं। और रेप्टाइलिया की सबसे खास बात होती है, जिनका वक्ष, जिनका छाती जमीन से टच होती है, वो सारे रेप्टिलिया के अंदर आते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण है कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, एलिगेटर, डेक्रो उड़ने वाली छिपकली को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं ईव्स, पक्षी के अंदर। पक्षी समतापी या नियत तापी होते हैं, यानी नियत तापी वो होते हैं जिनका शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, उन्हें समतापी कहा जाता है। 3 भाग होते हैं इनके: सिर, गर्दन और धड़ होता है। सिर, गर्दन और धड़ में इनके 3 भाग होते हैं शरीर के। इनका सबसे अच्छा उदाहरण है पाओक्रिस्टेटस, यानी पक्षियों के तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल जानते होंगे, लेकिन पाओक्रिस्टेटस को आप याद रखें, ये मोर का साइंटिफिक नेम है। ऑस्ट्रिच को आपको ध्यान रखना है। अबाविल, कीवी, ये भी पक्षी के अंदर आते हैं। ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। नॉर्मल एग्जाम्पल तो आपको याद रहते ही हैं, आप अच्छे एग्जाम्पल याद रखें ताकि एग्जाम में अगर पूछे जाएं तो आपको ध्यान रहे। ऑस्ट्रिच को भी, ये उड़ नहीं सकते ऑस्ट्रिच, लेकिन ये काफी तेज दौड़ सकते हैं, इसलिए ये पक्षी में ही काउंट होते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें। स्तनधारी के अंदर कौन कौन आते हैं? जिनमें हम आते हैं, मनुष्य प्रजाति आती है। स्तनधारी भी समतापी होती है या नियतापी होते हैं, यानी जिनका तापमान वातावरण के तापमान से प्रभावित नहीं होता, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से प्रभावित नहीं होता। स्तनधारी में 3 कैटेगरी होती है। एक होती है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अब प्रोटोथीरिया में कौन सा आते हैं, कौन से जानवर आते हैं? जो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, उनको प्रोटोथीरिया कहा जाता है। प्रोटोथीरिया अंडे देने वाले स्तनधारी। इनमें एक्टिडना और मोनोट्रिम, ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं, ये अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। मेटाथीरिया में कौन से हैं? जो न अंडे देते हैं, न ही पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, उनमें मेटाथीरिया आते हैं। मेटाथीरिया का प्रमुख एग्जाम्पल है कंगारू। और यूथीरिया वो होते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़, समुद्री गाय, समुद्री सिंह। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये स्तनधारियों के एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। समुद्री गायें भी स्तनधारी होती हैं, समुद्री सिंह भी
स्तनधारी में आता है चमगादड़, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल, ये चमगादड़ के आते हैं। और मनुष्य तो स्तनधारियों में आता ही है। तो ये हमारा एनिमल किंगडम पूरा हो चुका है। मैंने इम्पोर्टेंट जो चीज है एनिमल किंगडम के अंदर वो आपको बता दी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे समझ में आया होगा। आप इसे बार बार देखिए। अगर आप इसे कई बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।